अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है स्टडी अब्रॉड पे टू कवर स्टडी एंड लाइफ इन डिफरेंट कंट्रीज़। और पर्पज़ ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि डिफरेंट कंट्रीज़ में बैचलर्स या मास्टर्स परसू करने का क्या प्रोसेस है और जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उन्हें कैसे अवेल किया जा सकता है। हर वीडियो में एक कंट्री में स्टडी एंड लाइफ को कवर करेंगे और आज बात करेंगे स्टडी एंड लाइफ इन टर्की पे। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अहमद। नुमान इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, वी वर टुगेदर एट कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल। नुमान एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और इन्होंने अपना बैचलर्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे किया है जिसका नाम टर्किश बर्सलेरी स्कॉलरशिप है। इसी की डिटेल नुमान से जानेंगे। नुमान, वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच बिलाल, मुझे लेने के लिए यहाँ पे, और आपका बहुत शुक्रिया। तो जल्दी से हम ज़रा मौज़ूआत पे शुरू पहुँचते कर हैं। लें तो नुमान ज़रा बिल्कुल। काइंडली ये बताइएगा कि टर्किश बर्सलेरी स्कॉलरशिप है क्या, क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, क्या चीज़ें ये कवर करती है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है इसका और स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस क्या है। पहले तो मैं बताऊँगा कि ये स्कॉलरशिप क्या है। ये स्कॉलरशिप असल में गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं है, और बाकायदा यूनिवर्सिटी की तरफ गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिस्ट्री बनाई गई है स्कॉलरशिप के लिए, जो इसको मैनेज करती है। 2012 में इसका स्टार्ट हुआ है, उससे पहले भी ये स्कॉलरशिप थी लेकिन तुर्किया बुर्सलेरी के नाम से नहीं थी। 2012 में इसका स्टार्ट हुआ है और 2012 से फर्स्ट ईयर के अंदर 40,000 लोगों ने अप्लाई किया था, और 2019 के अंदर तकरीबन 1,50,000 लोगों ने अच्छा। इसमें अप्लाई किया है। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सोशल मीडिया का भी उसमें बहुत ज़्यादा हक है, उसने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया है। हम्म। और अब बात करते हैं कि तुर्किया एप्लीकेशन बुर्सलेरी जो है, प्रोसेस की। नहीं, तुर्किया, चलें ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी आसान है। स्टार्ट में जब हमने 2014 के अंदर अप्लाई किया था, तो उस टाइम ऐसा था कि एक इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई थी। वेबसाइट के ऊपर पासपोर्ट की ज़रूरत होती थी, और पासपोर्ट के थ्रू जो है हमें पासपोर्ट लेके हमें अप्लाई करना पड़ता था, और कोई भी मुल्क की अपनी जो डिग्रीज़ होती हैं, वो लेके आप अप्लाई कर सकते थे। अभी ऐसा है कि अभी पाकिस्तान के जो कौमी एनआईसी है, जो कौमी शनाख्ती कार्ड है, उसके साथ भी अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया है। पासपोर्ट अच्छा। आप एंड में भी बना सकते हैं। सिंपल एक वेबसाइट है, आपने उसके अंदर अपनी डिटेल्स देनी है। 3 से 4 जो एसेज़ लिखने हैं, वो हर साल चेंज हो जाते हैं। तो आपने एसेज़ लिखने हैं जिनको कवर लेटर्स कहा जाता है। वो चेंज हो जाते हैं, हर साल क्वेश्चंस भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लोग पिन पॉइंट वही चीज़ें लिखते हैं बार-बार, तो वो चेंज कर देते हैं। आपने वो लिखने हैं, और इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अच्छा। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी अच्छी हैं, जिस तरह फ़र्ज़ किया हम हसन अब्दाल में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब और एरो मॉडलिंग क्लब में थे, तो उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट वगैरह है, तो क्योंकि तुर्की के अंदर भी ऐसे स्कूल्स हैं, इसलिए उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है, और वो अच्छा समझते हैं इस चीज़ को। हाँ। रॉबर्ट्स कॉलेज के नाम से एक स्कूल है तुर्की के अंदर, जो कि बिल्कुल हसन अब्दाल की तरह का है। तो वो उनको इस चीज़ का आइडिया है, और वो बड़ा इसको जो वो प्रेफ़रेंस देते हैं उस स्टूडेंट को जो कि हसन अब्दाल से आया हो, या कोई भी कैडेट कॉलेज से आया हो। हम्म। अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। चलें, मैं जो ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं, ये एंड में दूँगा आपको। तो वो आप एंड तक इसलिए फिर वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊँगा कि भाई किस तरह आप एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और क्या चीज़ें उनको पसंद है। अब इस स्कॉलरशिप के अंदर क्या-क्या मिलता है, इस पे बात करते हैं। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसके अंदर जो है आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाते हैं वो मिलता है। ये हर साल इंक्रीज़ होता रहता है। और इसके अलावा एक दफ़ा स्टार्ट में और एक दफ़ा एंड में आपको रिटर्न मतलब टिकट मिलती है, आप टिकट देते हैं आपको, तुर्किश एयरलाइंस की टिकट होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस नहीं होती, डॉर्मेट्री की फ़ीस नहीं होती, डॉर्मेट्री आपको फ्री मिलती है, और डॉर्मेट्री के अंदर 2 वक़्त का खाना जो है आपको मिलता है, और वो अच्छा खाना होता है। बेहतरीन यार। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का खाना होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं होता, बस थोड़ा फीका होता है, इसलिए मसाला ज़्यादा अपने साथ लेके जाइएगा। अच्छा अच्छा। तो ये है इसमें। और ये बाकी ज़रा बता स्कॉलरशिप की दीजिए, बात हो। ये जो 13,000 की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी में, ये वहाँ रहने के लिए अपनी पॉकेट मनी के लिए इनफ होता है क्योंकि आपकी अकोमोडेशन ऑलरेडी कवर्ड है, खाना आपका ऑलरेडी कवर्ड है, पीछे ट्रांसपोर्टेशन रह जाती है। सर, असल में ट्रांसपोर्टेशन पे बात की जाए, तो ऐसा है कि तुर्की के बहुत ज़्यादा शहरों के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, हम्म। बिल्कुल फ्री है। कार्ड्स बन जाते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मेरे शहर में कायसरी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री थी।
अब कुछ शहरों के अंदर जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फ्री नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट कार्ड होते हैं और स्टूडेंट कार्ड भी सस्ते बन जाते हैं। तो इसके अंदर से आप ये कह सकते हो कि आप 10 to 5% जो है, ये आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो, बाकी आपके अपने पैसे होते हैं। हाँ, आप उसके ऊपर उसको क्लोथिंग पे सर्व कर सकते हो, बुक्स ले सकते हो, उससे कुछ मतलब भी कर इनफ सकते हो। होते हैं। एनफ होते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है उसमें। इवन जो लोग प्राइवेट जाना चाहते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि जितना स्टाइपेंड मिल रहा है, अगर आपके पास पैसे मंथली हैं तो आप सर्वाइव कर लोगे आराम से। मतलब तुर्की के अंदर 30,000 पाकिस्तानी रुपीज से यूनिवर्सिटी फीस के अलावा सर्वाइव किया जा सकता है किसी भी सिटी के अंदर, इस्तांबुल के अलावा। वो बात बाद में की जाएगी इस्तांबुल क्यों ऐसा है। हाँ, और कोई बात आपने अगर पूछनी हो तो। अच्छा, तो इसमें जो 7 स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस है कि लेट्स से, पहली बात तो ये बताएं कि अप्लाई कब करना है, फर्स्ट ईयर के बाद करना है, सेकंड ईयर के बाद करना है, और आजकल अगर मेरिट ऊपर जा चुका है तो कितनी परसेंटेज अगर किसी स्टूडेंट की है तो वो एलिजिबल है? अच्छा, बिलाल, इसमें ऐसा है कि फर्स्ट ईयर के बाद भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि उनके पास 2 एप्लीकेशन होंगी, एक के में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होगा, इस एक में दोनों का रिजल्ट होगा, तो वो प्रेफर करेंगे कि सेकंड ईयर वाले जो रिजल्ट है उसकी बेस के ऊपर आपको सेलेक्ट करें। सेकेंडली मैं कहूँगा कि एटलीस्ट आपका 90% नंबर होने चाहिए, मैट्रिक में भी और एफएससी में भी, फिर अच्छा। आप अप्लाई करें। नहीं तो आपका टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इसलिए टाइम ज़ाया होगा। 90% आपके नंबर होने चाहिए, और एक्स्ट्रा करिकुलर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। एक्स्ट्रा करिकुलर में खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब के या इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास वो हैं तो आप आसानी से ये स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो। इंटरव्यू तक आप पहुंच जाओगे तो इंटरव्यू के अंदर अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो आप आसानी हो जाएगी। अब अच्छा। आते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो है क्या। सबसे सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस में होता है, एक एप्लीकेशन सरसरी सी एप्लीकेशन है, वो आपने फिल करनी होती है। उस एप्लीकेशन की बेस पे वो आपको सेलेक्ट करते हैं, वो स्क्रीनिंग करके आपको ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो कि हम जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। अब इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गई हैं कि मेरा ये ख्याल है कि वो लोग ये देखते हैं कि किसके नंबर अच्छे हैं, उनको वो बुला लेते हैं। तो सिर्फ बोर्ड के नंबर पे या ए लेवल्स के जो ग्रेड्स हैं उनके ऊपर ही आपकी स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद वो आपके जो एसेज हैं वो उसके बाद पढ़ते हैं। तो पहली बात ये है कि नंबर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। सेकेंडली इंटरव्यू के अंदर फिर आगे जा सेकेंडली इसका स्टेप होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के अंदर जाके आपके लिए ज़रूरी है कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत हों और आपका रुझान हो तुर्की की तरफ। अच्छा, तो रुझान आपका बहुत ज़रूरी है, मतलब आप क्यों तुर्की जाना चाह रहे हो? रुझान तो क्योंकि आजकल उनको आवाम का काफ़ी हो चुका हाँ, है। वो एर्तुगरुल की वजह से आपको पता है कि रुझान बहुत हो चुका है, हाँ। लेकिन रुझान बहुत ज़रूरी है कि रुझान हो आपका। मतलब आपको अगर वो ऑफ़र करें कि आप तुर्किश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप कहो कि हाँ, मैंने सीखना चाहता हूँ। मेरे साथ ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा कहा कि हम लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते क्योंकि हमें फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा। आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हो जो कि तुर्की उनकी ज़ुबान है और फ़ख्र करते हैं उस पे, और उसमें आप जो है वो लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते, तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आप उनको थोड़ी रिस्पेक्ट दो, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो ये सही। ऐसा प्रोसेस है। अच्छा, इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद आपके इंटरव्यूज़ हैं, और इंटरव्यूज़ में कोई जो पैनल है वो पाकिस्तानी पैनल होता है या वहाँ से पैनल आता है, और एम्बेसी में होता नहीं, है ये? वहाँ से पैनल होता है और वहाँ से पैनल के साथ एक पाकिस्तानी शख्स होता है। वो नॉर्मली उनको गाइड करता है कि ये जो ओ लेवल्स के या ए लेवल्स के या फिर दूसरे जो ग्रेड्स हैं ये किस तरह हैं। अच्छा। मतलब उनको हमारे ग्रेड्स का पता नहीं होता, तो वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करता आपको, लेकिन वो सिर्फ उनको गाइड कर रहा होता है कि ये ग्रेड्स कौन से एजुकेशन सिस्टम से आया है ये, और ये किस तरह इसको ये गाइड किस तरह ये पढ़ के आया है पीछे से। और उसके इसके अलावा अलावा भी क्वेश्चन कोई नहीं स्टेप करता। है? इसके अलावा जो इंटरव्यू में जो लोग पहुंच जाते हैं वो तकरीबन 90-95% सिलेक्टेड होते हैं अच्छा। पहले। इंटरव्यू में जो लोग होते हैं वो उन लोगों को ही बुलाते हैं जिनको उन्होंने सिलेक्शन करनी है। हाँ, अब बहुत बड़ा ब्लंडर ना करो इस इंटरव्यू के अंदर, या आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना दिए हो तो फिर मसला हो सकता है, लेकिन इंटरव्यूज तक पहुंचते हुए आप सिलेक्टेड हो, आपके 90% चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो। तो उसके बाद थर्ड जो कॉल होती है वो होती है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। वो आपको बताते हैं कि आपने 12 प्रेफरेंसेस जो दी थी एप्लीकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी, उसमें से आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो उसके बाद वो आपको बुलाते हैं कि एग्रीमेंट साइन करेंगे, आप ये यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, और आप दोबारा हमें तंग नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी चेंज करने के लिए। तो अच्छा। आप जाते हो वहाँ पे और आप दोबारा दोबारा साइन करते हो एम्बेसी के अंदर, और उस साइन करने के बाद आपको 3 से 4 दिन के अंदर टिकट आ जाती है और आप तुर्की चले जाते हैं। अच्छा, मीनवाइल वो वीज़ा आपको भी ईमेल फौरन कर लग देते हैं, जाता है? वीज़ा 1 दिन के अंदर लग जाता है। वो आपको यही ईमेल करते रहते हैं कि आपने अब रेडी रहना है, क्योंकि आपको 3 से 4 दिन के अंदर हम तुर्की ले जाएँगे, और ऐसा ही होता है। इसमें पता नहीं होता, शायद नेक्स्ट डे आपकी फ्लाइट हो और आप तुर्की चले जाओ। अच्छा। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सही सही सही, बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन बेहतरीन। तो मेनली आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग अगर आप वो क्लियर कर जाते हो तो 90% चांसेस आपके हैं कि आप इंटरव्यू स्टेज तक मतलब क्लियर कर लोगे, और उसके बाद बिल्कुल, बिल्कुल आपका ऐसा है। वीज़ा विद इन कपल ऑफ डेज हो जाता है, और आपको जाने के लिए टिकट भी देते हैं। वेरी नाइस यार। बिल्कुल ऐसा है, अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। तो
नुमान भाई टर्की पहुंच गए, ठीक है। ठीक अभी है। बात हाँ। करेंगे टर्की के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि जो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होती है वो आपकी टॉप प्रेफरेंस थी, लेट्स से, ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी का स्टडी प्रोग्राम दिया होगा। इन जनरल एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पाकिस्तान से मुख्तलिफ है या ऐसा ही है, और लाइफ कैसी है इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम? ठीक है। जब आप तुर्की जो एजुकेशन सिस्टम की बात कीजिए वो तकरीबन पाकिस्तान जैसा है। सेमेस्टर सिस्टम है, 4 जीपीए से आपको जीपीए लेना होता है। बुर्सलरी के स्टूडेंट्स के लिए होता है कि उन्होंने 2.0 से ऊपर लेना होता है जीपीए, जो कि आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग नहीं होता कुछ लोगों से, इसलिए मसाइल होते हैं। लेकिन बुर्सलरी के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो 2.0 से जीपीए ऊपर रखें। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे, वो आपको 6 मंथ का पीरियड देते हैं, आपकी स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड है आपका हाफ कर देते हैं और आपको चांस देते हैं कि आप दोबारा उस करो। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते तो आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाती है, लेकिन आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है? अच्छा। अब एजुकेशन सिस्टम जो है वो टोटली मैंने बताया कि पाकिस्तान की तरह के उसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की मैं उसमें वज़ाहत करूँगा कि उसमें वहाँ पे आपको जो फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो फंडिंग बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। आप सिर्फ थोड़े से रिसर्च में अगर आप आना चाहते हो तो आपको फ़ौरन फंडिंग मिल जाएगी। किसी न किसी हम्म तरीके से आपको फंडिंग मिल जाएगी। तो हम्म एक तूबी तक स्कॉलरशिप है तुर्की के अंदर ही, वो तुर्की में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हों और जो रिसर्च करना चाहते हों। तो वो अच्छा खासा स्टाइपेंड है, उसका तकरीबन डबल है तुर्की बुर्सलरी से, वो आपको मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स और भी हैं, ये डिफ़रेंस है थोड़ा-सा तुर्की की एजुकेशन सिस्टम में और पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, और बाकी इसमें लैंग्वेज अगर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको मेंशन करना होता अच्छा। है स्टार्ट के अंदर कि आपने तुर्किश रखना है या इंग्लिश रखना है, ठीक है? अगर आप मैं आपने एक और भी क्वेश्चन साथ दिया है कि आपकी प्रेफ़रेंस कौन-सी थी? तो इसमें 12 प्रेफ़रेंसेस पूछते हैं वो लोग स्टार्ट में। तो मेरी 8th प्रेफ़रेंस थी जो मैंने रखी थी। अब जो फर्स्ट 6 हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि आपने इस्तांबुल और अंकारा के अंदर से आप रखो। लास्ट 6 जो है उसके अंदर से आप किसी भी सिटी से रख सकते हो। मोस्टली वो इस्तांबुल या अंकारा से आपको यूनिवर्सिटी नहीं देते। उसकी रीज़न ये अच्छा। है कि वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पहले ही हैं। ऑलरेडी लोग प्राइवेट वहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको प्रेफ़रेंस नहीं करते कि आप वहाँ पे पढ़ो। वो चाहते हैं कि आप उनके दूसरे सिटीज़ दूसरे में पढ़ो सिटीज में ताकि जाओ। हाँ, ताकि उनके उनके कंट्री को भी फ़ायदा हो कि वहाँ पे लोगों का जो है विज़न ब्रॉड हो, उनके लोगों का विज़न ब्रॉड हो। तो इसलिए मेरी जो 8th प्रेफ़रेंस थी वो हुई, जो 7th प्रेफ़रेंस थी, वो मेरी एक ऐसी सिटी पे थी जो तुर्की के ईस्टर्न बॉर्डर पे था, दियारबकर वाली साइड पे। तो वहाँ पे उन्होंने खुद ही नहीं मुझे भेजा, उन्होंने मुझे इस साइड पे भेजा। असल में और सेकेंडली ये मैटर भी करता है कि इंटरव्यू के अंदर उन्होंने आपको देखना होता है कि आपको कौन-सी प्रेफ़रेंस की जाए, किस में आप रखा जाए। जिस तरह फ़र्ज़ किया मेरी पहली 5 प्रेफ़रेंसेस 6 प्रेफ़रेंसेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन 6th जो है वो 7th और 8th जो है मैकेट्रॉनिक्स की थी। तो मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के थे, तो उन्होंने इन दोनों को कंबाइन करके मुझे 7th और 8th प्रेफ़रेंस में से कोई एक चूज़ कर दी, हाँ। ठीक है? तो ये वो ऐसे सोचते हैं और ये इंटरव्यू के अंदर ही वो ये सारा कुछ सोच लेते हैं और इंटरव्यू के अंदर ही वो देखते हैं कि इसको क्या देना चाहिए। तो इंटरव्यू में हम्म ये चीज़ मैटर करती है इंटरव्यू देते हुए, हम्म। ठीक है? अब इसके अलावा आप बताएँ क्या आपको अच्छा, पूछना है? ये बड़ी अच्छी बात है कि यार आपके पास ऑप्शन है कि आपने इंग्लिश में परस्यू करना है या टर्किश में करना है। आपके केस में क्या था, आपने किस में किया है? मैंने मिक्स किया था। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर-सी बात है आपको चालाक होना चाहिए चीज़ों में। तो स्कॉलरशिप देते हुए आपको टेक्निकली सोचना चाहिए कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। मुझे ये लगा था कि वो लोग उन लोगों को देंगे जो तुर्किश में पढ़ना चाहते हैं। हम्म। तो मैंने उनको फ्री किया, फ्री हैंड दिया। मैंने तकरीबन एक छोड़ के एक इंग्लिश में रखी, एक तुर्किश में रखी। स्टार्ट से लेके 12वीं तक मतलब 6 प्रेफ़रेंसेस इंग्लिश में रखी, 6 प्रेफ़रेंसेस मैंने तुर्किश में रखी। तो उन्होंने मुझे तुर्किश वाली दी और मैंने अभी हम्म। तक कोई शख़्स नहीं देखा जो कि इंजीनियरिंग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहा है। अच्छा। सारे के सारे तुर्किश लैंग्वेज में करते हैं वहाँ पे। लेकिन बिलाल आपको भी पता होगा कि इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं वो सारी है इंग्लिश में। तो हम्म। जब आप तुर्किश में भी पढ़ते हो तो आप जब तुर्किश में पढ़ भी रहे होते हो तो आपको इंग्लिश की बुक्स ही देखनी पड़ती हैं और आप उन बुक्स की वजह से आप टॉप ग्रेड्स ले सकते हो आसानी से क्योंकि वो तुर्क लोगों को अवेलेबल नहीं होती। तो अच्छा। वही बुक्स अच्छा। जो इंग्लिश की हैं वो सारी ट्रांसलेट हुई हुई हैं तुर्किश में। हम्म। तो अच्छा ये फ़ायदा होता है, इतना इश्यू नहीं है तुर्किश में पढ़ने का। लेकिन लैंग्वेज सीखने में आपको कितना टाइम लगता है जाके, और वो लैंग्वेज कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं? हाँ, जो ये 5 साल का प्रोग्राम है, 5 साल के प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर जो होता है ये लैंग्वेज प्रोग्राम होता है और ये कंपल्सरी होता है। उस साल के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि शायद 1 साल ज़ाया हो जाएगा, लेकिन आप भी एग्री करोगे कि लैंग्वेज एक स्किल है, वो आपको कहीं न कहीं फ़ायदा होता है उसका। बेशक बेशक। तो ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान होता है, वो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एक जो आप सेकंड ईयर के बाद आप एक वो स्ट्रेस में होते हो, आप स्ट्रेस निकाल सकते हो, 1 साल में एन्जॉय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ट्रिप्स होते हैं आपके तुर्की के अंदर लैंग्वेज सिखाने के लिए और आप लैंग्वेज सीख लेते हो।
अब 3 से 4 महीने मेरे ख्याल लगते हैं, उसके बाद आप जो है लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देते हो तुर्किश। इतनी मुश्किल ज़ुबान नहीं है। अच्छा। जिस तरह के फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, ये मुश्किल ज़ुबानें हैं। रशियन हो गई। लेकिन तुर्किश जो है आसान ज़ुबान है, उसकी वजह ये है कि उर्दू से बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है, तो हमारे हमारे लिए सीखना ज़रा आसान है। अच्छा, तो तो मसला नहीं है 6 माह में आप लैंग्वेज सीख के जो इंजीनियरिंग है लेट्स से जो भी बंदा परस्यू करना चाह रहा है तो वो इजीली कर सकता है। हाँ, बिल्कुल आप परस्यू कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू सही नहीं है। सही। और सेकेंडली बिलाल, आपको पता होगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, इनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सपोर्ट किया जाता है। जिस तरह बेशक। फर्स्ट ईयर के अंदर जो है, वो मुझे समझ नहीं आती थी क्लास में, लेकिन टीचर्स बहुत हेल्प करते थे। तो तुर्की के अंदर सेकेंडली वो ब्रदर कंट्री भी है, तो हमारी हमारी वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान से या मुस्लिम कंट्री से। तो क्लासरूम के अंदर भी वही एनवायरनमेंट होता है। आपके मतलब स्टूडेंट्स आपका भी जो है सीन वो गुड जो है। है हाँ, सीन वो आपका स्टूडेंट्स भी आपकी हेल्प करते हैं, टीचर्स भी आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा तो अच्छा। ये फ़ायदा है वहाँ पे। ये सही सही, डिफरेंट है एक थोड़ा लिहाज से यार दूसरे बेहतर मुल्कों है से और कि अगर डिफरेंट है। आप लैंग्वेज पहले साल में ही सीख लेते हो तो आपका जो सारा स्टे है आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो, बड़े कंफर्टेबल होते हो, आप इजीली इंटीग्रेट भी कर जाते हो। सही है। तो अभी ज़रा बिल्कुल ऐसा है। लास्ट एक छोटी सी बात बताइएगा कि इस स्टडी प्रोग्राम के दौरान कोई एक्सचेंज प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि अगर आप यूरोप में या यूएस में या किसी और जगह जाना चाहते हैं 8 सेमेस्टर के लिए या 2 सेमेस्टर के लिए, इसे ज़रा ब्रीफली कवर कीजिएगा। बिलाल, इसमें 3 से 4 प्रोग्राम्स हैं जो कि तुर्की में हर यूनिवर्सिटी में हर एक जो प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट है, उसमें होते हैं। सबसे पहले तो अरस्मस है, जो कि बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, हम्म। अरस्मस प्लस। उसमें आप यूरोप जा सकते हो। यूके समेत यूरोप के बहुत ज़्यादा मुल्कों में जाते हो। उसमें उसके सिलेक्शन का प्रोसेस ये होता है कि आपका 50% आपका जीपीए होता है और 50% इंग्लिश होता है। अच्छा। तो आपको दोनों में मेंटेन करना होता है, अच्छा जीपीए भी रखना होता है, और इंग्लिश में तो पाकिस्तानियों की इंग्लिश अच्छी होती है तुर्की लोगों से। तो अगर आप दोनों में मेंटेन करते हो तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो हर डिपार्टमेंट से 3 से 4 लोग जो हैं वो एरास्मस प्रोग्राम पे यूरोप चले जाते हैं। अब यूरोप के कौन से कंट्री में जाना है ये आप पे डिपेंड करता है। जर्मनी में जाओगे तो वहाँ पे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जर्मन होता है। तो आप कोशिश करो कि ऐसे कंट्री में जाओ जहाँ पे इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि 6 मंथ के अंदर आपको लैंग्वेज आती भी नहीं है, तो आपके लिए मसाइल पैदा हो जाते हम्म। हैं। एक और प्रोग्राम है फराबी नाम का। फराबी जो है वो दूसरे कंट्रीज के लिए जो इसके कोरिया है उसके अंदर, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, सऊदी अरब भी है। तो ये इन कंट्री के अंदर जो है फराबी के ज़रिए जा सकते हो। हमारे पाकिस्तान से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फराबी से कोरिया गए हैं, साउथ कोरिया में पढ़ रहे हैं। तो 1 सेमेस्टर वहाँ पे वो लगा के आते हैं। तो इस तरह एक और मेवलाना नाम का एक और प्रोग्राम है जो तुर्की के अंदर किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक्सचेंज पे जा सकते हो। मतलब फर्ज़ अच्छा। किया आप पढ़ रहे थे कायसरी के अंदर या अंकारा के अंदर, आप चाह रहे हो कि आप इस्तांबुल में पढ़ना चाहते हो, तो आप जो है 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर इस्तांबुल में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लगा के आ सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है। उसकी वजह ये है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर जीपीए अच्छा नहीं भी है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तो आप बहुत किसी अच्छी यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, क्योंकि आप आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो जो 50% इंग्लिश से आप लेते हो वहाँ पे अच्छे ग्रेड लेके आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आप यूरोप जा सकते हो। यूरोप जब आप जाएँगे तो वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा, तो आपके ग्रेड्स वहाँ पे अच्छे हो जाते हैं। हम्म। तो ये तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जिसकी वजह से जो है आप अच्छे ग्रेड्स ले सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी आपने में। कोई एक्सचेंज किया तो आप किस जगह गए थे? मैं 2 दफ़ा एक्सचेंज प्रोग्राम अवेल किया मैंने। एक दफ़ा मैंने पोलैंड यूज़ किया सेकंड ईयर में, और दोबारा जब मैं वापस गया तो दोबारा मैंने एक्सचेंज प्रोग्राम लिया, सेम एरास्मस जो प्रोग्राम है, और दोबारा मैं पोलैंड गया। पोलैंड पहली दफ़ा पोलैंड में एक लुब्लिन सिटी में था, और सेकंड दफ़ा जो है वो पोज़नान एक सिटी है, वहाँ पे मैं गया था। तो 6 मंथ के एक्सचेंज प्रोग्राम थे। वहाँ पे जीपीए लेना आसान था क्योंकि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। तो जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उस चीज़ का, क्योंकि मैं बाकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके उनसे ऊपर चला गया। तो सही ये एक सही अच्छा सही। स्कोप है इसके अंदर कि आप एक्सचेंज पे जाएँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम जाएँगे और वापस ना आएँ। आप वो वाला काम ना करो कि यूरोप जाएँ और वापस ना आओ। तो अच्छा। आप जाओ वहाँ पे, अच्छी एजुकेशन लो, यूरोप के अंदर अच्छा एक माहौल होता है। आप उसके बाद आप वापस तुर्की आ जाओ। अच्छे तरीके से लीगल तरीके से आप काम करो सारे। सही सही। तो समराइज़ करते हुए ये है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करती है, आपकी अकोमोडेशन को कवर करती है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है, इसके अलावा पॉकेट मनी भी मिलती है, और लैंग्वेज कोर्सेज भी ऑफ़र करते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रेफरेंसेस में से कोई कोर्स परसू कर सकते हो। ठीक है। और बेहतरीन यार, और बंदा क्या कह सकता है इसके अब बारे मैं में। अब मैं आपकी वीडियो के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा बिलाल। मैं बताना चाहूँगा यार, ट्रिक्स हैं इसमें कुछ, बड़े ज़बरदस्त ट्रिक्स हैं। मैं कई दफ़ा जो जो भी मुझसे पूछते हैं मैं उनको गाइड करता हूँ, और कुछ ऐसा ही है कि कोई भी मुझसे पूछे तो मैं उसको बता देता हूँ। अब शायद ये सबको पता लग गया हो कि ये ट्रिक्स हैं। तो ट्रिक्स ये हैं कि आप जब सिलेक्शन आपकी होगी, अगर आप तुर्किश डिपार्टमेंट लोगे, तुर्किश लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाले डिपार्टमेंट लोगे,
आप वो आपको जो भी होगा आप इंग्लिश वाले लोगे, आपकी सिलेक्शन नहीं हो, पहली बात अच्छा। ये होगी। सेकेंडली आप उनको चॉइस दो कि आप इस्तांबुल, अंकारा के अलावा किसी सिटी के अंदर आपको वो प्लेसमेंट कर दें आपकी, क्योंकि देखिए वो आपको, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो वो आपको प्लेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनको चॉइस नहीं दोगे ना तो वो आपको प्लेस नहीं कर पाएंगे, फिर वो छोड़ देंगे आपको। तो आप उनको चॉइस दो, उनको डिफरेंट सिटीज दो, देखो ये रिसर्च करो, इजमीर के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अंकारा के अलावा और सिटीज के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अंकारा इस्तांबुल के अलावा। तो आप उन यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च करो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, उनके कौन कौन से डिपार्टमेंट अच्छे हैं, तो आप उनको चॉइस दो कि वो आपको स्कॉलरशिप दें। जो स्टाइपेंड आपको इस्तांबुल में या अंकारा में मिलना है, जो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, वो सारा का सारा आपको किसी और सिटी में मिलना है। और सेकेंडली वो चीप भी अगर आप, होगा इस्तांबुल या एंकारा हाँ, से? इस्तांबुल और अंकारा से चीप भी है। इस्तांबुल में पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि डॉर्मेटरीज ऐसी इतनी दूर हैं कि शायद सुबह 3 घंटे लगते हो डॉर्मेटरी से यूनिवर्सिटी पहुंचते हो। अच्छा। तो इस्तांबुल में पढ़ना मुश्किल भी है, और मैं इस्तांबुल के लिए वजाहत कर दूं कि आपके जो 30,000 पाकिस्तानी रुपीज का स्टाइपेंड है, ये इस्तांबुल के लिए काफी नहीं है, क्योंकि वहां पे ये स्टूडेंट के पैकेजेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के भी और दूसरे भी, तो वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा है। तो आप उनको चॉइस दो, देखो अगर आप रखोगे नहीं इस्तांबुल की सारी प्रेफरेंस रखोगे, तो आपको पहली बात है सिलेक्शन नहीं होगी, सिलेक्शन होगे भी तो आप तंग रहोगे। तो इन सब चीजों का हासिल यही है कि आप उनको चॉइस दो किसी दूसरे सिटीज की, वो जब उस सिटीज में सेलेक्ट हो जाएंगे, आप सिलेक्शन कर लेंगे आपकी, तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। सही तो सही। और एक ये ये है। शो भी करते हैं सेकेंडली कि जो यार आप कवर लेटर होता फ्लेक्सिबल है, हो, एजाइल हो। हाँ फ्लेक्सिबल, हाँ। सेकेंडली जो कवर लेटर होता है, आप उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें मेंशन कर सकते हो। एज अ मुसलमान आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है कि आप एक मुस्लिम कंट्री में जा रहे हो। देखो वो सब जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो मुसलमान हैं, वो लोग इस चीज को बहुत अच्छा लगेगा उनको अगर आप कुछ ऐसा मेंशन करो कि आप जो है वो एक मुस्लिम कंट्री में जा रहे हो, और मुस्लिम होने के नाते आपके लिए चीजें आसान है, वहाँ पे नमाज पढ़ना आसान है, हिलाल फूड आसान है वहाँ पे अवेलेबल। ये चीजें उनको बहुत अच्छी लगेंगी, ब्रदर कंट्री होने का उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये चीजें जरूर मेंशन करो, स्टार्टिंग एक दो लाइन के अंदर इसको मेंशन करो, तो फिर आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तीसरा मैंने चौथा मैंने बताया आपको कि यार जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं आप इनको इजी ना लो। हसन अब्दाल में हो गया, किसी भी कैरेट कॉलेज के अंदर जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो, एरो मॉडलिंग के हो गए, जो आप ड्रोन्स बनाते हो, इन प्रोजेक्ट्स को आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे आपने मेंशन करने हैं एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि ये सारे आपको इंटरव्यू भी क्लियर करवाएंगे और आपकी इनिशियल एप्लीकेशन में भी आपकी हेल्प करेंगे। हम्म। तो इन चीजों को इजी ना लो कि हसन अब्दाल का एक प्रोजेक्ट था आपने खत्म कर दिया, आप नया सिस्टम स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें हम्म। आपकी बहुत हेल्प करेंगी यार। तो मतलब हसन अब्दाल के अलावा भी आप अपनी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करते हो तो करिकुलर उसे एक्टिविटी जरूर मेंशन रखें, करना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आप अपने उसको मेंशन करना जरूरी है वहां पे, क्योंकि जो तुर्की स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज्यादा होती है, तो वो अच्छा। भी एक एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर करो। खास तौर पे तुर्की क्योंकि ड्रोन्स में बहुत आगे जा रहा है, हम्म। ड्रोन्स बनाने में। बायरक्तार उनका जो ड्रोन है वो बहुत सेल आउट हो रहा है, अभी अजरबैजान और अर्मीनिया की जंग के अंदर भी उन्होंने यूज किया वो। तो वो ड्रोन्स के ऊपर अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च आपने की होगी वो आपकी सिलेक्शन कर लेंगे। इस साल भी आपने अगर अप्लाई करते हुए अगर थोड़ा सा लिखा है कि आपने ड्रोन्स के ऊपर रिसर्च की हुई है या आप नॉर्मल प्लेन्स बनाने में रिसर्च की हुई है, वो आपको रख लेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अभी से अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दो। अगर हेल्प चाहिए हो तो मुझसे पूछ लो, तो इंशाल्लाह देखो अगर आप एप्लीकेशन में वो लिखोगे आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। सही सही, बहुत शुक्रिया। तो मैं ज़रा समराइज कर दूं कि पहली बात तो ये है कि आप फ्लेक्सिबल रहें और टर्किश लैंग्वेज भी ऑप्शन उन्हें दें कि अगर मुझे इसमें प्लेस किया जाता है तो मुझे कोई मसला नहीं है। सेकेंडली, कवर लेटर में आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको मेंशन करें, और थोड़ा सा कंट्री के बारे में भी रिसर्च कर लें कि आप एक एक्स्ट्रा बेनिफिट फैक्टर है आपके पास कि जी आप एक मुस्लिम कंट्री में जा रहे हैं, और आजकल वैसे भी लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो चुका है ड्रामा की वजह से। और चौथा क्या था? सर आपको याद होगा सब कुछ। अच्छा चलें, ये बेहतरीन हो गया। अभी ब्रीफली बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, कि इन जनरल आपका जो ये सारा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, टर्किश लोग आपको कैसे लगे? जो कंट्री है उसमें आपने ट्रैवलिंग की होगी यकीनन, तो ओवरऑल आपका एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिलाल ऐसा है कि स्टार्ट में फर्स्ट ईयर तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लैंग्वेज सीख रहे होते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता करने को, जितना आप घूमोगे उतना आप सीखोगे, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे आप सीखोगे। तो वो फर्स्ट ईयर, और नई चीज़ भी होती है, नया कंट्री होता है, तो आपके लिए एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आता है। और फिर ट्रिप्स बहुत होते हैं, डिफरेंट सिटीज़ के ट्रिप कराए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी। मैंने बहुत कम स्कॉलरशिप्स में ऐसा देखा है कि एक मिनिस्ट्री प्रॉपर जो है फंड कर रही है कि आप ट्रिप्स पे जाओ। जिस तरह हम हम्म। कैसरी में थे तो हमें तकरीबन 7 टू 8 सिटीज़ उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट घुमाए थे, जिसके अंदर सब कुछ था, कैंपिंग करवाई थी और बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस थे उसमें।
तो फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा होता है लैंग्वेज का, लेकिन इसमें बहुत क्रिटिकल एक चीज़ है कि आपको वो साल ज़ाया नहीं करना। आपने ये भी बताया कि अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ लोगे ना अच्छे तरीके से लैंग्वेज को, तो आपके अगले 4 साल आसान हो जाएंगे। तो आपने ज़ाया नहीं करना, एन्जॉय करना है लेकिन ज़ाया नहीं करना। अब नेक्स्ट जो 4 इयर्स होते हैं उन वो टफ होते हैं। उसकी मैं इसलिए इस तरह बताता हूँ आपको कि लैंग्वेज जो है, अगर आपकी तुर्किश लैंग्वेज है जो आपने सिलेक्शन के लिए रख ली है, तो ये ऐसा नहीं है कि उसमें पढ़ना आसान है, मुश्किल है। खास तौर पे फर्स्ट और सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी का होता है, ये बहुत टफ है। आपको थर्ड ईयर के अंदर जाके सही रेगुलर क्लास की समझ आना स्टार्ट होती है। बाकी तो आपको गूगल अमजा और गूगल चाचा और जो यूट्यूब भी पढ़ाती है सब कुछ। तो वैसे बहरहाल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पता है कि वो ज़्यादातर इंटरनेट से ही पढ़ते हैं, खुद ही रिसर्च करके पढ़ते हैं। तो क्लासरूम के अंदर आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर। आपको सारा कुछ गूगल से या फिर खुद रिसर्च करके पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लेकिन ये ट्रिक्स होती चीज़ें हैं। अवॉइड की जा सकती हैं अगर आप अच्छे से लैंग्वेज कर लेते हो पहले सेमेस्टर अच्छे से में, लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हो। पहले साल में। अब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऐसा होता है कि आप फिर दोबारा एंजॉय करने लग पड़ते हो। उसकी वजह ये है कि आपको लैंग्वेज बेहतरीन तरीके से आ जाती है और आप एंजॉय करते हो। फिर मैंने बताया कि इसमें आपको एक्स्ट्रा बहुत स्टाइपेंड्स मिलते हैं। आप थोड़ी-सी रिसर्च करना चाहें, आपको रिसर्च के लिए जो है स्टाइपेंड मिल जाता है। तो इसमें बहुत फ़ायदा है। लोगों का अगर बात की जाए तो देखें, मैंने काफ़ी कंट्रीज़ घूमे हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन मुझे अभी तक तुर्की जैसे लोग नहीं मिले। अच्छा। बहुत ज़्यादा वो लव है, मतलब बहुत पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं, मतलब पाकिस्तान से और जो पाकिस्तानी लोग हैं इनसे। तो ये अभी रुझान जो है उनका खत्म होता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानियों के अपने कुछ हालात और अपने काम बेहतर नहीं है वहाँ पे। लेकिन जब मैं 2014 में मैं गया था, उस टाइम बहुत अच्छे हालात थे, बहुत अच्छे तरीके से लोग इंटरैक्ट करते थे। अभी भी ऐसा ही है। अच्छा। 90% आप कह सकते हो कि अभी भी ऐसा ही है। आपको ऐसे ही लगेगा कि आप एक घर से निकल के, मतलब आप फ़र्ज़ किया लाहौर से निकल के कराची में पढ़ रहे हैं। सही, इससे सही, ज़्यादा सही, आपको सही। मसला नहीं होगा। बेहतरीन, तो बड़ा अच्छा बेहतरीन। कंट्री है। हुँ। बड़ा अच्छा कंट्री है, आपको बिल्कुल मसाइल पैदा नहीं होंगे आपके लिए। हाँ, अगर प्राइवेट देखो, स्कॉलरशिप की बात करें तो मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी कहता हूँ कि मेरा इंटरेक्शन हुआ है कुछ लोगों से जो कि स्कॉलरशिप पे नहीं पढ़ रहे थे, प्राइवेट पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और यूनिवर्सिटी के जो खर्चे हैं, वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से कम थे। अच्छा। वो कराची से वहाँ पे इस्तांबुल और अंकारा में पढ़ रहे थे और उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम थी। तुर्की के अंदर भी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी फीस बहुत कम है। 20 टू 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है पर सेमेस्टर। तो ये बहुत कम है, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो अच्छा। आप प्राइवेटली भी जा सकते हो वहाँ पे, और इस स्कॉलरशिप के अलावा भी बहुत स्कॉलरशिप्स हैं। जिसका एक स्कॉलरशिप को मेंशन कर देता हूँ, आप रिसर्च कर लो, सक्सेस एंड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है। वो स्कॉलरशिप उन लोगों को मिलती है जो कि प्राइवेटली जो तुर्की में आ जाते हैं और वो अपना जीपीए 3 से ऊपर रखते हैं। तो अच्छा। उनको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। डॉर्म्स हुँ। उनको नहीं मिलती, बाकी और प्रिविलेजेस नहीं, उनको नहीं मिलते, लेकिन उनको स्टाइपेंड मिलता है। हुँ, तो हुँ। एक चीज़ और भी शायद आपको, आप जाएँगे तुर्की तो आपको याद आए कि आप तुर्की चले जाओ, स्टाइपेंड आपको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऑर्गनाइज़ेशन आपको दे ही देती अच्छा। है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फंडिंग है वहाँ पे। सिर्फ़ तो ये है कि इस आप अच्छे इस स्टूडेंट हो। स्कॉलरशिप के अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनका खर्चा पाकिस्तान की जो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे कम आता है। और एक बहुत कम है। क्वेश्चन सिर्फ मैं पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? टेक्निकल जॉब हो गई या नॉन टेक्निकल जॉब्स, ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें, फाइनेंस कर सकें अपने आप को? देखिए बिलाल, अलाउ नहीं है। अच्छा, लीगली आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते तुर्की के अंदर। कोई स्टूडेंट भी जॉब भी 1 नहीं? घंटे की बिल्कुल कोई जॉब नहीं कर सकते। ये रीज़न है तुर्की की स्टाइपेंड देने की। एक बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड देने नहीं, की ये नहीं, जिनके रीज़न है पास कि आप कोई स्टाइपेंड भी नहीं जॉब है, नहीं, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। हाँ, वो भी जॉब नहीं कर सकते। अच्छा। लीगली आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते तुर्की में। एज़ अ स्टूडेंट आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते। पीएचडी स्टूडेंट्स टीच कर सकते हैं, और शायद अभी कुछ लॉ पास हुआ है कि वो जॉब कर सकते हैं। मास्टर्स के स्टूडेंट भी टीच कर सकते हैं, टीच के अलावा कोई जॉब नहीं कर सकते। कहीं भी आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप टेक्निकल जॉब नहीं कर सकते किसी जगह जाके। तो पार्ट ये टाइम एक जॉब इश्यू भी है। नहीं कर सकते थे? पार्ट टाइम जॉब कहीं नहीं कर सकते, कोई और जॉब आप नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। लेकिन मैं आपको फिर भी गारंटी देता हूँ कि आप अगर तुर्की में एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक लीगली तरीके से वहाँ पे आप अच्छे स्टूडेंट की तरह रहोगे, तो आपको कहीं न कहीं से स्टाइपेंड मिल जाएगा, अच्छे पैसे यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएँगे। अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती है। यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, आप उनको भी अवेल कर सकते हो। सही, लेकिन सही। डिपेंड आप पे करता है कि हुँ, आप हुँ। कितने अच्छे स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो सही। वहाँ पे जाके कि यहाँ नहीं पढ़ते। लास्टली तो ब्रीफली कवर करेंगे कि ये जो स्कॉलरशिप है या इन जनरल जो प्राइवेट स्टूडेंट्स भी हैं, आपकी बात करते हैं स्कॉलरशिप की, आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आया आपने वहाँ पे रुकना है या वापस आना है? उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि एज़ अ जैसे फॉर देखिए एग्ज़ाम्पल आप मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो ईज़िली जॉब आपको मिल जाती है, जॉब मार्केट का क्या रुझान है? देखिए बिलाल, इसमें ऐसा है कि
1 साल के लिए वो आपको रेजिडेंस परमिट देते हैं और वो अलाउ करते हैं 1 साल के अंदर आप जॉब ले लो। कहीं भी आपको मार्केट के अंदर जॉब मिलती है, आप अवेल कर सकते हो। लेकिन सच ये है कि तुर्की के अंदर टेक्निकल जॉब्स बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं है, खास तौर पे इंजीनियर्स के लिए। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप टॉपर हो, हाई अचीवर हो और आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, तो फिर आपको जॉब मिलेगी। अगर आप हाई अचीवर भी नहीं हो और आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, तो आपके लिए जॉब ढूँढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। टेक्निकल जॉब की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑड जॉब्स के अंदर आप 1 साल के अंदर किसी से ले सकते हो, जो ऑड जॉब ले सकते हो, लेकिन 1 साल के बाद आपको वापस आना पड़ेगा या फिर आपको टेक्निकल जॉब की तरफ जाना पड़ेगा ताकि आपको जो है वर्क परमिट मिल जाए वहाँ पे। तो ये एक इश्यू है तुर्की के अंदर। इवन जो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम नहीं है। अगर थोड़ी सी रिसर्च करें आप, तो आपको आइडिया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे भी है, अच्छा खासा है, खास तौर पे इंजीनियर्स के लिए। तो ये एक इश्यू है, इसको अभी से समझना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन तुर्की में जब आप पहुँचते हो तो आपका विज़न कम से कम पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा होता है। और आपके पास 100 ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ और होती हैं कि आप किसी और कंट्री में मूव कर जाओ। जैसा मेरे साथ जितने भी लोग हैं, वो सब के सब किसी और कंट्री में मूव हो गए हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तो आपकी आसानी से डिग्री हो जाती है और आपका विजन ब्रॉड हो जाता है और आप उसके बाद कहीं भी मूव कर सकते हो उसके बाद। इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इधर जर्मनी में जो मास्टर्स के लिए जो कोर्सेज हैं उनकी सीट्स बड़ी लिमिटेड होती हैं और उनमें कंट्रीज़ का कोटा भी होता है। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ पाकिस्तान से 2 से 3 स्टूडेंट्स लेने हैं। तो अगर आप अपना बैचलर्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे करते हैं और उसके बाद आप मास्टर्स के लिए यूरोप में, यूएस में या कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट ही होगा, ठीक है? नुकसान इसका कोई नहीं होगा। तो आई गेस काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नुमान, बहुत शुक्रिया। थोड़ा कोशिश करते हैं इसे वाइंड अप करने की। तो आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो पूछें, मैं इधर हूँ, नुमान इधर है और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी के मज़ीद मुद्दों को समझने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू नुमान।